Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग लास्ट पोर्शन कर रहे हैं, जिसमें मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आज कंप्लीट करेंगे। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे एक एक क्वेश्चन। जो देखिए, जो पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया वो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए भी यही बैच उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बोर्ड और नीट और जेई के लिए। ठीक है, तो आपका जितना पोर्शन है आप उतना ही पढ़िए, और जितना एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आपको रिलेटेबल लगे वो करिए। जो नहीं है वो हायर लेवल के लिए होंगे, तो इसलिए आपको जितना पोर्शन पढ़ना है केवल उतना ही पढ़िए, क्योंकि ये सबके लिए है। टीजीटी पीजीटी के लिए है, तो टीजीटी पीजीटी में ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जितना हमारा सॉल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है जिसका हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, और उसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या होगा, मास परसेंटेज। ये सारी बातें जो बेसिक बातें थे वो हम कर चुके हैं लास्ट टर्म पे। आप चाहे तो देख सकते हैं। 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये बस लास्ट का पोर्शन बचा है। 11th का भी फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एक दो सेशन और होंगे, एक दो क्लास और होंगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। तो आपका जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आपके सिलेबस में है तो आप उतना ही पढ़िए जितना आप सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि वो आप एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा उनके लिए है जो 11th-12th में है, जो हायर एजुकेशन में है, या हायर कुछ जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया है तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज बोलते हैं या तो इसको मास परसेंट, और मास बाय मास परसेंट। देखिए, केमिस्ट्री के पर्पस में मास बाय मास बोल देते हैं, लेकिन इसको वेट बाय वेट भी बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। तो कुछ भी बोल सकते हैं, इन सब में से कोई भी टर्म ले सकते हैं। मास परसेंट बोल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in, इट इज डिफाइंड एज, वो आप लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये है, तो ये है डेफिनेशन। अगर हम इसमें एग्जांपल दें तो ऐसे दे सकते हैं कि हमने कुछ अमाउंट शुगर डिज़ोल्व किया वाटर में, या कुछ अमाउंट सॉल्ट डिज़ोल्व किया वाटर में। कितना, 100 ग्राम वाटर में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। अगर हम बोलें कि एक कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूट बी किस में डिज़ोल्व्ड है, डिज़ोल्व्ड इन डिज़ोल्व्ड इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट ए। ठीक है, तो अब जो हम मास की बात कर रहे थे, वेट बाय वेट परसेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट का वेट होना चाहिए। सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दोनों आएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और इंटू 100। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं,
और बाय डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करने के बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हमने लिख लिया 20% ऑफ सॉल्ट इज ऑफ, आप लिख लीजिए इसको, फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज 20% ऑफ salt by mass is present in solvent। ठीक है, तो जनरली यहाँ वाटर लेंगे, जो कुछ अलग लेंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कुछ अलग लिया गया है सॉल्वेंट में, वाटर की जगह कोई और लिया गया। तो अगर ऐसा बोला गया है तो इसका मतलब ये है। या फिर अगर बोल दिया गया 20% सॉल्ट बाय मास क्या होगा, तो उसको कैसे बोलेंगे, या 20% ऑफ सॉल्ट बाय मास इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इन सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर रहेगा, इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अगर कहीं लिखा है, या तो इतना ही लिखा होगा, इतना टर्म 20% ऑफ सॉल्ट या 20% ऑफ समथिंग बाय मास इज प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो बोलेंगे 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो इस बात को और कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचेंगे। एक देखिए, ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है इसको समझाने का, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। और 12th में थोड़ा सा एक दो चीज़ें ज़्यादा हैं, वो हम जब आएगी तब वो बात करेंगे। ठीक है, तो ये मास परसेंट दिया है, तो मास परसेंट हमने कर लिया है। मास परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट की बात हुई है, मास ऑफ सॉल्यूशन की बात हुई है। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। अब हम एक एग्जांपल करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इफ मास ऑफ सॉल्ट इज 20 ग्राम। कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जनरल बात कही है हमने, इज 20 ग्राम इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमारा सॉल्वेंट 80 ग्राम प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मास परसेंट निकालेंगे सॉल्ट का। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कितना है, 20 ग्राम है सॉल्ट अपॉन 20 प्लस 80 ग्राम है हमारा सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये क्या है, सॉल्यूशन। अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्ट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों से मिलके बना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी दिया हो सकता है कि सॉल्वेंट का अलग से मास दे रखा है, सॉल्ट का या फिर जो भी सब्सटेंस है, जो भी सॉल्यूट है, उसका अलग से मास है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी इसी का, ये मास के रिस्पेक्ट में बात किया गया, वो मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए,
वहाँ क्या चाहिए, हमको फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, केवल फ्रैक्शन चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस तो है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे हमने बात करी थी मोल क्या इससे पहले क्या था, मास परसेंटेज, ठीक है, तो मास परसेंटेज था इससे पहले। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर दो हमारा डिजायर्ड है, अगर सॉल्यूट का चाहें तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का चाहें तो सॉल्वेंट का, वो हम फ्रैक्शन में टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा, चाई सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक्स बोल सकते हैं, एक्स ऑफ ए, क्योंकि हमने ए और बी को मिक्स किया है, ठीक है। अब हम जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्यूट दोनों के मोल्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो ये एक कंबाइंड टर्म होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म होता है। मोल ऑफ अगर हम सॉल्यूट निकालना चाहते हैं तो भी इसमें निकाल सकते हैं, अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। तो XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो ये है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको हम लिखना चाहें किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम इसको डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज द, एक मिनट मार्कर चेंज कर, इट इज द रेशियो ऑफ, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ a ratio of number of moles of ratio of number of moles of particular component in solution, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सॉल्यूशन, नहीं 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 नहीं, इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के रिस्पेक्ट में लिखना है, कंपोनेंट फिर से लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द number of moles of to the number of moles of total component ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में क्या लिया है, ए और बी लिया, ए और बी को मिक्स किया, ठीक है। अगर हम ए और बी की जगह कुछ और मिक्स कर दे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे कुछ मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा कि हम ए का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, इंडिविजुअली सबका निकाल सकते हैं। क्या करना होगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये है हमारी डेफिनेशन। और इसमें जो हमको लिखना है एक टर्म कि जो एक्स ए और एक्स बी का जो सम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा, चाहे वो हमने एक कंपोनेंट लिए हो, ए बी लिया हो, ए बी सी लिया हो, ए बी डी लिया हो, ए बी सी डी 10 कुछ भी लिया हो, ठीक है, कितने भी कंपोनेंट लिए होंगे सबका मोल फ्रैक्शन का सम इज इक्वल टू 1 होगा और किसी पर्टिकुलर का हमेशा 1 से कम होगा,
तो अगर इक्वल टू 1 है तो वही कंपोनेंट पूरे वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है केवल, ठीक है। अगर वो तो मोल फ्रैक्शन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा तो इसको लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट is always less than 1। तो ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं कोई, तब तक आप नोट करिए। तो इसको अब हम रब करते हैं। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल या क्वेश्चन के तरह ले लीजिए आप, इस या एग्जाम्पल की तरह ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A is 0.2 and मोल फ्रैक्शन ऑफ B is, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, is 0.3, फाइंड मोल फ्रैक्शन of C if A, B and C forms a solution, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है और हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो आप ये पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर समझिए, फिर हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू दी है 0 पॉइंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3। तो ये हमारे दो गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है ए बी सी दोनों तीनों मिक्स किए गए हैं। तो मैंने बताया था कि जो सम होगा मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का सम होगा जितने भी कंपोनेंट्स है, वो ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, और इंडिविजुअल का लेस देन 1, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा। अगर डी होता तो वो भी, उसको भी इसी फ्रैक्शन में हम ऐड ऑन कर लेते, ठीक है। तो ए कितना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस एक्स सी फाइंड आउट करना 1। तो इसको फाइंड आउट कर दें, एक्स सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने हो गए 0.5। तो ये हमारा इसका आंसर रहा। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी जो टर्म है वो क्या है और उसको कितने फॉर्मूले में, क्योंकि इसको एक फॉर्मूले में हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसके 2-3 फॉर्मूले या उसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो वो हम सारे लिख लेंगे, तभी हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। अब हम
मोलैरिटी की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है वो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इसको बोल सकते हैं 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा? हमारा मोलैरिटी, ठीक है। तो इसको हिंदी में तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उनको हम मोलैरिटी कहेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? इट इज if number of moles of solute, या फिर it is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 liter of क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला जो है वो क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो हमारे पास जैसे हमने कंसिडर किया है A प्लस B, तो A क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और B हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्यूट को मिक्स किया गया है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? सारे फॉर्मूले यहीं लिख लेंगे, तो आप स्पेस रखिएगा उतना। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स डिफाइंड एज, सॉरी, ठीक है। तो m क्या है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में ही होगा। अगर लीटर में नहीं गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। अगर हम डिवाइड करें, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो वो ml में, क्योंकि इसको डिवाइड करना है ना 1000 से, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा टर्म को, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n को, जो है n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो nb को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन या वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ये भी लिख सकते हैं। या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने पर। ये सारे मोलैरिटी के टर्म्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे और फिर से अच्छे से चीज़ें समझेंगे। हाँ, इसकी यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट है कैपिटल M, हर जगह है यूनिट, या तो इसको बोलेंगे मोलैरिटी,
और मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट और ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। फिर से देख लेते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होगा। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो हम मोल्स में कंसिडर करेंगे कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ठीक है। मोल की 1 मोल की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो m इज इक्वल टू एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, एन बी अपॉन वॉल्यूम इन एम एल इंटू 100। अगर हम इसको एम एल में दिया है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही वाला 1000 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और नंबर ऑफ मोल्स को एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन या वेट अपॉन मोलर मास करते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो या फिर अगर लीटर में गिवन है तो 1 बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर इन लीटर कर सकते हैं। किसका सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लिखा ही नहीं, वॉल्यूम इन लीटर, अरे यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सब जगह लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है हमारा, अगर दोबारा ना देखते तो ये गलत हो जाता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो टर्म है जब हम ये लीटर में होगा, ये ml में होगा, ये भी ml में होगा हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये हमारा लीटर में होगा, तो इस पे ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है वो। और अगर ml में, अगर लीटर में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, अगर ml में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये लिख गया होगा, बहुत टाइम दे दिया इसमें। क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी या कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ solution if uh, if 10 gram NaOH is present in 500 ml, solution, ठीक है। तो 10 सेकेंड का टाइम देता है, आप ये क्वेश्चन फॉर्मूला में रखिए, फिर हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। मास इज इक्वल, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अब हम लिख लेते हैं, फाइंड द मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन की, जिसमें हमें 10 ग्राम NaOH दे रखा है, और सॉल्यूशन जो है वो 500 ml है। तो हमको यहाँ पे लीटर वाला नहीं, ml वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो n पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमको मास दिया है, मोल्स नहीं दिए हैं। तो n क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH में
क्या है, Na का 23 मोलर मास है, 16 है ऑक्सीजन का, 1 है इसका, तो कितना हो गया 40। ठीक है, तो क्या हो गया 10/40, तो 1/4 हो गया n की वैल्यू। अब हमें ये वाला फॉर्मूला रखना है, n अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो कितना हो गया n, 1/4 इंटू 1 वॉल्यूम इन ml 500 ml, हाँ 500 ml इंटू 1000। 0.5 होगी मोलैरिटी। तो आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, और इसमें अगर और कुछ करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सब इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें बता दी है मैंने मोलैरिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। यहाँ लीटर की बात हो रही थी, वॉल्यूम की बात हो रही थी, वहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात हो रही थी, वहाँ मोलैलिटी में क्या होगी, सॉल्वेंट की बात होगी, सॉल्वेंट के मास की बात होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी, तो इट इज द अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in, it is it is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent। ठीक है, तो ये है हमारी इसकी डेफिनेशन, और इसके फॉर्मूले क्या है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको बोल सकते हैं मोल पर केजी। इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, या फिर इसको वैसे ही एक्सपेंड करेंगे जैसे अभी तक हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं, और इसको मोलल भी बोलते हैं, मोलल। ठीक है, मोलल यूनिट होगी, जैसे इसमें मोलर, इसमें मोलल। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में होगा, केजी में। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं WB बाय मास ऑफ solute upon molar mass of solute upon into 1000 upon mass of solvent in ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ग्राम में। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आई थिंक मोलैलिटी समझ में आ गई होगी।
तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए तब तक। तो आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका, तो चीज़ें और बेटर वे में समझ में आएंगी। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, वैल्यू क्या रखा है, मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम इथेनोइक एसिड in 500 ग्राम of बेंजीन। छोटा सा क्वेश्चन है। इथेनोइक क्या है? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। 10 सेकंड का टाइम लेते हैं, आप इसको सोचिए समझिए, फिर उसके बाद हम ये सॉल्व कराते हैं। तो जब मोलैलिटी की बात करेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए? पहले तो जो जो गिवन है वो पता होना चाहिए हमको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक। कुछ पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या क्या नीड है वो आपको दिखे। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए? केजी में चाहिए। तो अब हमारे पास ग्राम में गिवन है, जब ग्राम में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में। तो वेट ऑफ इथेनोइक एसिड, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड इनटू, ये ग्राम में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितना हमारा 500 ग्राम है, ठीक है। तो ये केजी में हो जाएगा। तो अब इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। ये है इथेनोइक एसिड। तो मास 5 ग्राम गिवन है तो मोलर मास निकाल लेंगे। ये 12, ये 3, ये 12, ये 16, ये भी क्या है 16 और ये 1 तो सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 24, 27, 28, 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। कितना? 60। तो अब हम 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 1 2 3 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 0.1 टाइम जाएगा, 4 बचेगा, 0.16 मोलर के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा जो बताना हो, और
इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन वो नेक्स्ट टर्न पे ज़रूर मिलेंगे आपको, नहीं तो फिर हम संडे को 1 घंटे की क्लास लेके वो सारा ख़त्म कर देंगे, पेंडिंग नहीं रखेंगे कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर जो हमारा है 11th क्लास का, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम और मॉडिफाई करेंगे और ग्रूम करेंगे अपनी क्लासेस को। और लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।